12 मार्च 2022 दिन होगा शनिवार और इस दिन कंपटीशन कम्युनिटी अपने YouTube चैनल पर एक लाइव ओरिएंटेशन क्लास का आयोजन करने जा रहा है जो कि पूरी तरह से फोकस्ड होगा CGPSC एग्जामिनेशन पर। और यह ओरिएंटेशन क्लास शाम को 4 बजे से शुरू होगा और रात को 9 बजे तक चलेगा। और इस ओरिएंटेशन क्लास में आकाश सर भी होंगे, पोखरा सर भी होंगे, हेमंत सर भी होंगे और मैं भी रहूंगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने। और अगर एक फैमिली इस वीडियो को देख रही है तो आप भी इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा CGPSC एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता हो और संसाधनों की कमी की वजह से आप उसे बड़े शहर नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज के इस 21st सेंचुरी में, आज के इस टाइम पर, अगर आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट है और अगर आपके पास एक मोबाइल है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक अधिकारी बन सकते हैं, या फिर आपका बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करके अधिकारी बन सकता है। और अगर आप एक एस्पिरेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो पा रही है कि आप बाहर जाएं और पढ़ें या फिर घर में बैठकर इस एग्जाम का क्रैक करके, क्योंकि फैमिलीज को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप एक काम करें, अपनी फैमिली को इस ओरिएंटेशन क्लास में साथ में घर में बिठाएं। और हमारा दावा है ये कि अगर आपने ठान रखा है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है और इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद फैमिलीज आपका साथ देंगी, आप बस उन्हें इस ओरिएंटेशन क्लास में बिठा लेना। अगर आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो रही है तो कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लोग भी CGPSC एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पर शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से इंतजार रहेगा और आप जुड़िएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो में हम इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर डील करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए हैं, जो भी गतिविधियां हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जो समय अवधि हमने लिया है इस करंट अफेयर के लिए वो है 1 मार्च से 7 मार्च। तो इस 7 दिनों के करंट अफेयर पर बात होगी। बट एक बात आप लोगों के नोटिस में डालना चाहता हूं कि बहुत ही कम कंटेंट थे इस 7 दिनों में, कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे मिले नहीं, तो मैंने कम कंटेंट को ही डील करने का सोचा है। अनावश्यक तौर पर कंटेंट को शामिल करके वीडियो को लंबा करना ये मैंने ठीक नहीं समझा। हमेशा से मेरा उद्देश्य यही रहा है कि इतने ही कंटेंट को मैं कंसिडर करूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तब सही मायने पर इस वीडियो और हमारे द्वारा लिए गए इन प्रयासों का कुछ लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंटेंट कम था तो मैंने इसे एक अवसर के तौर पर भी देखा। मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर बात कर लूं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कुछ दिनों से और आगे भी न्यूज़ में ये रहेगा ही, और निकटवर्ती भविष्य में इसमें लगातार डेवलपमेंट भी कुछ देखे जाएंगे। ये जो मुद्दा है वह है डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी पर। इंपॉर्टेंट कैसे है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये निबंध के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर 4 के माध्यम से भी है। निबंध में हमने ये देखा है कि सामान्य तौर से एक निबंध अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है, तो इस टॉपिक का निबंध के तौर पर पूछा जाना संभावित है, अनुमानित है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और अर्थव्यवस्था। ज़्यादा गर्म क्यों हो गया ये मामला? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने बजट की घोषणा की 2022-23 के लिए, और इस घोषणा में ये कहा गया कि आने वाले वित्त वर्ष में RBI एक डिजिटल मुद्रा जारी करेगी जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी। डिजिटल मनी ये है लेकिन नाम होगा डिजिटल रूपी। इसे जारी किया जाएगा। तो क्या है ये डिजिटल रूपी, क्यों जारी किया जाएगा, क्यों जरूरत आन पड़ी, इसके पहले कौन सी चीजें थी? क्रिप्टो करेंसी हम लगातार सुन रहे हैं, बिटकॉइन हमने सुना है, बिटकॉइन को ही हमने अपना डिजिटल करेंसी क्यों नहीं मान लिया, क्या उसके नुकसान थे? इन सारे चीजों पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर 1-2 कंटेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू का, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि इसे आप होल्ड नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ये आपके सिस्टम में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इसे बनाया किस तरह से जाता है? एक विशेष प्रकार के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इस डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
अब मन में अगर ये सवाल आए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किस प्रकार का एल्गोरिदम है, तो इन सवालों के जवाब आप ना खोजें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब समझने जाएंगे तो उससे आपको कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ जानकारी आपको नहीं मिलने वाला है जिसे आप मेंस में लिखकर अपने स्कोर को बढ़ा सकें। टेक्निकल चीजें हैं तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उसको हम कवर कर लें, क्योंकि यही काम आने वाला है, यही लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, बस इतना लिखना है कि एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जाती है, एक विशेष प्रकार के एल्गोरिदम पर काम करती है। दूसरी बात यह है कि इसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास पर बात करते हैं। इतिहास क्या कहता है कि दुनिया में सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी आया उसका नाम था बिटकॉइन, और इसकी शुरुआत कब हुई? ये 2009 में शुरू हुआ। किसके द्वारा? सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति हैं, एक इंजीनियर हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया वर्ष 2009 में, जिसका नाम था बिटकॉइन। और अभी वर्तमान में कम से कम 1500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बाजार में है। उदाहरण के तौर पर कुछ नाम भी आप ध्यान में रख लें: इथेरियम, लिटकॉइन, डिजीकॉइन, लक्ष्मी कॉइन, रिपल। तो इतने सारे करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? बिटकॉइन। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि अगर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, अब बार बार क्रिप्टो करेंसी नहीं कहता, बिटकॉइन आम बोलचाल में यही बोला जाता है, तो बिटकॉइन लेकर चलते हैं। तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ महीनों पहले इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $60,000 के आसपास हो गई थी। हालांकि अब थोड़ा सा इसकी कीमत में गिरावट हुई है। तो ये कीमत में वृद्धि और कीमत में गिरावट आखिर किस आधार पर होती है? क्या कोई संस्था है आरबीआई जैसी? क्या कोई केंद्रीय संस्था है जो इसे रेगुलेट करती है, इसकी कीमत को बढ़ाती घटाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कीमत का बढ़ना और घटना पूर्ण रूप से निर्भर करता है मांग और आपूर्ति में। जब बिटकॉइन की डिमांड ज्यादा होगी तो इसकी कीमत बढ़ेगी, जब बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो इसी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर इसकी कीमत तय होती है, इसकी वैल्यू डिसाइडेड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए कि इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कहते किसे हैं और वर्तमान में कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी सामान्य तौर पर हम देखते हैं। नकारात्मक पहलू क्या है? क्योंकि अगर कुछ नकारात्मक पहलू नहीं होते तो शायद बिटकॉइन को ही हम अपने देश का क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी मान लेते, लेकिन कुछ तो नकारात्मक पहलू जरूर होंगे, जिस कारण से सरकार हम पिछले कई दिनों से कड़े नियम इसके लिए बना रही है। बजट में 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगाया गया इस बिटकॉइन पर। तो आखिर कुछ तो नकारात्मक पहलू होंगे जिस वजह से सरकार चाहती है कि इस बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को ज्यादा इंकरेज ना किया जाए और खुद की क्रिप्टो करेंसी या खुद की डिजिटल करेंसी को लेकर आए। तो पहले नकारात्मक पहलू समझ लेते हैं। पहलू समझ में आ जाएगा तो हमारे खुद के डिजिटल मुद्रा की जरूरत भी समझ में आ जाएगी। चलिए समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी को सरकारी मान्यता मिली हुई है कई देशों में, लेकिन ज्यादातर देश जहां क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं मानी जाती, भारत भी उनमें से एक है। वैध नहीं माना जाता, लीगल टेंडर नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो इसे होल्ड करेंगे उन्हें सजा सुना दिया जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी लेकर अगर बैठे हैं, आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपको सजा सुना दी जाएगी। हाँ, लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके, लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल करके आप खरीदी बिक्री करने से बचें। एक एसेट के तौर पर, एक संपत्ति के तौर पर आप उसे रख सकते हैं। जैसे ज्यादा कीमत जब होगी, डिमांड ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा होगी, आप उसे बेचिए और आप लाभ अर्न करें, लाभ अर्जित करें। तो एसेट के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। लीगली ये ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड नहीं है। लीगली अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या है? लीगल टेंडर नहीं है। एक शब्द होता है लीगल टेंडर मुद्राओं के लिए। जैसे जो करेंसी नोट हमारे पास होगा 500 का, 2000 का, वो एक प्रकार का लीगल टेंडर है। मतलब कि लीगल टेंडर जब भी हम किसी मुद्रा को कहते हैं तो उसके पीछे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहले तो वो करेंसी सरकार या किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की गई हो। पहली जरूरत, मतलब पहली आवश्यकता है किसी भी मुद्रा के लिए लीगल टेंडर कहलाने के लिए।
तो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वह मुद्रा जारी की जानी चाहिए, नोट या करेंसी के फॉर्म में हो, नोट या करेंसी या कॉइन के फॉर्म में हो, और तीसरा सभी प्रकार के लेन देन के लिए उसे स्वीकार किया जाए, उसके लिए वो लीगली वैलिड हो। तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल करती है कोई भी मनी, तो वह लीगल टेंडर कहलाती है। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या जो बिटकॉइन आपके पास होगा या रखे होंगे या जिनके पास भी होगा, वो इसे लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर वो किसी को देंगे कि भाई इसके बदले आप कुछ सामान दे दीजिए, तो सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो मना कर दे। लेकिन अगर आप 2000 का नोट देंगे तो सामने वाला व्यक्ति मना नहीं करेगा, लीगली बाइंड है कि वो इस करेंसी को स्वीकार करेगा, क्योंकि वह लीगल टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, नकारात्मक पहलू क्यों है? क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर या गारंटर नहीं है। जैसे हमारी करेंसी के गारंटर कौन है? आरबीआई। आप नोट में देखते होंगे कि लिखा होता होगा कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, एक प्रकार की गारंटी है वो। तो आरबीआई गारंटर है उस 500 रुपए के नोट के। रेगुलेटर हैं, वो रेगुलेट करेंगे कि कब कितना नोट छापना है, कितना नोट बाजार में लाना है, कितने नोट को वापस बाजार से वापस करना है। तो एक प्रकार के हम रेगुलेटर और गारंटर के तौर पर कार्य करते हैं आरबीआई, हमारे जो करेंसी हैं 500 के नोट, 2000 के, 10 रुपए, व्हाटएवर, उसके लिए। लेकिन इस बिटकॉइन और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटर और गारंटर नहीं है। अब गारंटर या रेगुलेटर अगर नहीं है तो ना तो इसके छपाई करने में कोई सीमा होगी, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वो धड़ाधड़ छपाई करेंगे, जिसे जितना सप्लाई बढ़ाना होगा बाजार में उतनी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो ये एक प्रकार का नकारात्मक पहलू है। कंट्रोलर गारंटर चाहिए करेंसी के लिए, ताकि उसे रेगुलेट किया जाए अर्थव्यवस्था के जरूरत के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। जब हम नोट छापते हैं तो उसके सामने कुछ भौतिक अस्तित्व रखते हैं, अर्थात कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे, गोल्ड होंगे, उसको रखने के बाद उसके समान मूल्य का ही नोट छापा जाता है। लेकिन जब यहां पर आप एल्गोरिदम से रेगुलेट करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, तो आप कितना भी छाप सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप किसी प्रकार का सिक्योरिटी या गोल्ड या कोई भी ऐसा भौतिक अस्तित्व इसका बनाकर रखें जिसके बराबर आप इसकी प्रिंटिंग करें। तो यह भी दिक्कत की बात है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर छाप दिया जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है, मुद्रास्फीति भी हो सकता है, और भी कई प्रकार की समस्याएं होंगे मुद्रास्फीति के अलावा। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है, जिससे इसकी कीमतों में काफी अस्थिरता बनी होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा इंडियन रुपी है और डॉलर के सामने लगातार गिरता जाए। तो जब डॉलर के सामने इंडियन रुपी बहुत ज्यादा गिरता जाएगा तो हम उसे कहेंगे अवमूल्यन हो गया रुपया का, डिप्रिसिएशन हो गया, और इससे नुकसान हो सकता है। तो सरकार और आरबीआई ऐसे कदम उठा सकती है जिससे ये रुपए के अवमूल्यन को बचाया और रोका जा सके, और कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि रुपी जो वीक हो रही है उसे और वीक होने से रोक दिया जाए। फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डॉलर रखे हुए हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है, क्योंकि कोई गारंटर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, तो इसकी कीमत डिमांड एंड सप्लाई पर ही बेस्ड है। तो मान लेते हैं कि अगर आपने कुछ पैसे लगाए हैं, 10,000 रुपए लगाया है आपने, और इस उम्मीद में लगाया है कि आगे चलकर इसे बेचकर मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपको 10 रुपए ही मिले, और बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी कीमत गिरते जाएगी तो कोई रोकने बचाने वाला नहीं है, इसलिए यह समस्या आ सकती है। ठीक है, कभी इसकी कीमतों में बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। वैसा ही जोखिम 10,000 का 10 रुपए जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए, इसका प्रयोग तमाम प्रकार के गैर कानूनी कामों, मसलन हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग सप्लाई, काला बाजारी, इन सब में किया जाता है, इसलिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये पीयर टू पीयर फॉर्मेट में काम करता है। मतलब कि अगर आप डिजिटल पेमेंट अभी जैसे करते होंगे, फोन पे, पेटीएम में करते होंगे, तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही करते होंगे, बैंक बीच में रहता होगा।
मैं अगर आपको पैसे ट्रांसफर करूं तो अल्टीमेटली ये पैसे मुझसे आप तक पहुंचेगा बैंक के माध्यम से, बीच में एक थर्ड पार्टी होगा। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। जैसे ना तो किसी फोन नंबर से जोड़ने की जरूरत है, बस दो लोगों ने ऐसे अकाउंट बनाया, एड्रेस बनाया, पासवर्ड बनाया, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब इससे होगा क्या, लोग क्या करते हैं कि हथियार खरीदने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीच में कोई अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई निगरानी नहीं है, और कोई निगरानी नहीं है तो आसानी से गैर कानूनी काम किया जा सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे गैर कानूनी कार्यों के लिए किया जा रहा है। यह भी इसका एक नकारात्मक पहलू है। इसका एक नुकसान और है कि ट्रांजैक्शन आपसे अगर गलती से हो जाए तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते। अभी क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी अगर आप करेंगे और मान लेते हैं कुछ गलती से हो जाए, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन पर अगर आप बैंक के पास में, आरबीआई के पास में कंप्लेंट करेंगे तो ये जो गलती से किया गया ट्रांजैक्शन है ये वापस भी हो सकता है, क्योंकि एक रेगुलेटर बैठा हुआ है, एक निर्णय लेने वाला संस्था है हमारे पास। लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो अगर गलती से पैसे चले भी गए तो आप किससे ही फरियाद करेंगे, किसे ही कहेंगे कि वो लेकर आए वापस आपके बिटकॉइन, या बिटकॉइन में जो पैसे लगे हैं वो लेकर आए। तो इसलिए ये दिक्कत की बात है, एक प्रकार का नुकसान है। ठीक है, चूंकि हमारे पास, अच्छा इसमें एक और नुकसान है, कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियां। बिटकॉइन का इस्तेमाल करके अगर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने लगेंगे तो होगा क्या कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज के सामने अगर ट्रांजैक्शन आप डिजिटल फॉर्मेट में भले ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं, पीयर टू पीयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जीएसटी वगैरह आप नहीं पे करेंगे, तो सरकार को टैक्स पेमेंट में जो पैसे मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक प्रकार का दिक्कत है। सरकार को राजस्व की हानि होगी, आतंकवाद को बढ़ावा भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, हथियारों के सौदे में इस्तेमाल होगा, काला बाजारी में इस्तेमाल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये आतंकवाद के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि वो हथियारों को आसानी से इधर उधर बेच सकें, लेन देन कर सकें, तो बढ़ावा बिल्कुल मिलेगा। दूसरे नुकसान क्या है, उचित वित्तीय और डिजिटल साक्षरता नहीं है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि आगे जब सरकार जब डिजिटल मनी लेकर आएगी भी, तो वह एक पूरक ही होगा, हमारे अभी तक के जो मनी है उसका विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जनसंख्या है जो डिजिटल तौर पर साक्षर नहीं है, ना तो उन्हें अच्छे से फोन चलाना आता है, ना तो इंटरनेट की पहुंच है। इस स्थिति में क्या होगा कि कुछ लोग जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं, सारे अवसर हैं, वो तो इससे ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन जहां पर अभाव है, जहां पर अवसर नहीं है, वो इससे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार की खाई बन जाएगी, एक प्रकार का विभाजन हो जाएगा उनका जो डिजिटली एडवांस्ड है और एक उनका जो डिजिटली एडवांस्ड नहीं है। ये एक नुकसान का पहलू है क्रिप्टो करेंसी का। पूंजी योजनाओं को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, चिट फंड कंपनी मान लेते हैं, कोई आए बोले कि आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए और आपके पैसे को मैं क्रिप्टो करेंसी में लगाऊंगा और 20 दिन में पैसे डबल करके दे दूंगा। आप दे दिए, फिर हुआ नहीं, भाग गए, आप फरियाद करते रहे, कोई अच्छी सरकार हुई तो ये पूंजी स्कीम्स को पकड़ पकड़ के वसूल कर करके लौटा दी। नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत में तो वही लोग आएंगे जो पूंजी स्कीम में कम समय पर अधिक लाभ अर्जित करने के लालच में ये पैसा लगा दिए। तो ऐसी योजनाओं को ये बढ़ावा देती है और मेहनत की कमाई को नष्ट कर सकती है। इसलिए ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इस क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। जब क्रिप्टो करेंसी का प्रिंटिंग किया जाएगा, अर्थात वर्चुअल प्रिंटिंग किया जाएगा, तो हाई क्वालिटी के, हाई स्पेसिफिकेशन के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और इस वजह से ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, ई कचरे में वृद्धि होगी। तो जब भी आप ऐसे लिखें तो ये 9 पॉइंट आप वहां पर मेंशन कर दें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलिए अब आगे। इतना नुकसान है तो फिर हम अपना खुद का डिजिटल करेंसी क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उसका कुछ फायदा भी है। क्या क्या फायदा है? समय प्रभावी है, तुरंत होगा, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे कि IMPS होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, कि तुरंत आपने पैसे ट्रांसफर किए, तुरंत फटाक से पहुंच जाता है।
लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। प्लस जो करेंसी को, नोट को छापने वाला मामला है कि आप उसको छाप रहे हैं फिर इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। ना तो प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रिपोर्ट ऐसे आते हैं कि नोट छापने में ही कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है सरकार का। तो जब आप इस तरह से प्रिंटिंग करेंगे तो कॉस्टिंग ऑफ प्रिंटिंग भी कम होगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है वो समय भी नहीं लगेगा। तो कम समय पर कम लागत में ये डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है और सर्कुलेट की जा सकती है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू, ऑनलाइन लेन देन की तुलना में एक सस्ता विकल्प है। जब भी ऑनलाइन लेन देन होता है, जब भी आप मान लेते हैं कि किसी दुकान में गए और आपने डिजिटल पेमेंट किया, यूपीआई से किया या फिर आपने कार्ड से पेमेंट किया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, तो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है, एमडीआर लगता है, जो मर्चेंट से वसूल करती है उसकी एक्वायर बैंक, जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो बैंक उसे लेती है। साथ ही साथ वो जो आपका डेबिट कार्ड है, जो पेमेंट गेटवे है, उनको भी कुछ हिस्सा जाता है। तो जब आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारे शुल्क आपको नहीं देने पड़ेंगे और ये एक सस्ता विकल्प हो सकता है। भुगतान सुरक्षित है और गुमनामी का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान करता है। देखिए, जहां पर हमने ये बात की कि भाई ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, तो मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो एक प्रकार का नकारात्मक पहलू है। लेकिन इसे पॉजिटिव वे में अगर आप देखें तो पीयर टू पीयर अगर जाएगा तो आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कहीं से अगर पैसे मंगाए, मैं पकड़ा गया, तो मुझसे पूछे किससे मंगाया, मैं बताऊंगा कि मैंने इससे मंगाया है। एक डायरेक्ट ऐसे 3-4 लिंक मुझे मेरे पास नहीं होंगे जिसमें मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा। तो ट्रैक करना आसान है, ट्रैक करने अगर लोग चाहें तो। पीयर टू पीयर नेटवर्क पर चलते यह धन के प्रवाह लेन देन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार रोकने में मदद करता है, वही जो मैंने अभी बताया। एक दूसरा फायदा क्या है कि देश डिजिटल हो रहा है, दुनिया डिजिटल हो रहा है, तो करेंसी भी डिजिटल हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा समय की मांग भी है और नवाचार और उद्यमिता को ये बढ़ावा देगा। अर्थात जब आप ऐसे कोई नए कार्य करते हैं, कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव जब आप करते हैं, तो उससे और भी बदलाव होते हैं और भी उसमें इनोवेशंस आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और एंटरप्रेन्योरशिप भी आगे बढ़ता है। ठीक है। हाल में क्या है, संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, इसे इंग्लिश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। इस मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक लॉन्च करेगा, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। उन्होंने कहा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया नाम होगा, डिजिटल रुपी पेश करने का प्रस्ताव है। यह एक प्रकार का कानूनी टेंडर होगा। ये आपने देखा क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, तो यह एक प्रकार का कानूनी टेंडर होगा, लीगल टेंडर होगा। मतलब आप 500 और 2000 के नोट की तरह आप इस डिजिटल रुपये को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन के लिए, और लेन देन के लिए ये लीगली वैलिड होगा, जस्ट लाइक 500 और 2000 के नोट। यह कागज में जारी एक फिएट मुद्रा के समान है। तो फिएट मुद्रा, मैं अब ये चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि फिएट मनी का मतलब क्या है। फिएट मनी और लीगल टेंडर एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जब आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, और मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ जो ऐसे छात्र हैं जिनको इसका जवाब शायद ना पता होगा, तो आपके कमेंट में इसके जवाब को पढ़ के उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चंस हैं, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने आंसर भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन में देख लें, कमेंट सेक्शन में बताना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक लीगल टेंडर है। यह किसी अन्य फिएट मुद्रा के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, बताना है आपको सही उत्तर। दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। यह 2010 में प्रचलन में आई थी।
सतोशी है, यहां पर गलती से संतोषी लिख चुका है तो ध्यान रखिएगा, सतोशी है। नाकमोतो नाम के इंजीनियर ने बनाया था। सही उत्तर बताना है। असत्य कथन को चुनना है यहां पर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर काम करती है। केंद्रीय बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 के आरंभ में एक डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। बताना है कि कौन सा असत्य है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में सही कथन को छांटिए। सही कथन। इस मुद्रा को भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। रिपीट हुआ है क्या? नहीं, ठीक, सही उत्तर बताएंगे। चलिए, अब वो इंपॉर्टेंट मुद्दा तो समाप्त हुआ। अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट इवेंट पर बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो गया है, तो दूध भात इसके लिए। एनएसओ ने 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि को 8.9% पर अनुमानित किया है। पहले इशू समझ लेते हैं। पहले कितना किया गया था एनएसओ के द्वारा? 9.2%। आप इकोनॉमी सर्वे में पढ़े भी होंगे। और अब इसे कितना कर दिया गया है? 8.9%। 2020-21 के लिए जब कोविड का पहला लहर था तब -7.3% अनुमान किया गया था। इसे -6.6% कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि ये 9.2% से वृद्धि दर को और गिराया क्यों गया? मतलब ऐसा क्यों लगा कि नहीं 9.2% का ग्रोथ नहीं होगा, थोड़ा कम ही ग्रोथ होगा? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो दिसंबर जनवरी में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, उस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत ज़्यादा तो नहीं, तुलनात्मक रूप से सेकेंड वेव जितना तो नहीं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ा है। पहला तो ये कारण हो गया ओमिक्रॉन वेरिएंट का। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर, तो जंग वहां हो रहा है लेकिन असर पूरे दुनिया में पड़ेगा। जब भी जंग होता है तो सिर्फ जो जंग लड़ रहे हैं उनका नुकसान नहीं होता, जो जंग देख रहे हैं उनका भी नुकसान होता है। रशिया यूक्रेन वॉर होगा, सप्लाई चेन ब्लॉक होगा, जो प्रोडक्ट इधर से उधर रॉ मटेरियल हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे, उसमें सैंक्शन वगैरह लगाएंगे अलग अलग देश, वो रुकेगा, तेल की कीमत बढ़ेगी और इन सारे चीज़ों से हमारे देश में उत्पादन कम होगा, जिस कारण से ये अनुमान लगाया गया कि 9.2 नहीं 8.9% रहेगा। ठीक है। कोरोना, ओमिक्रॉन वायरस और रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल में महंगाई और निर्यात में गिरावट के चलते द्वितीय अग्रिम अनुमान में इस वृद्धि दर को घटाकर 8.9% रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो आंकड़े अनुमानित किए गए हैं वो आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 क्वेश्चन सीबीडीसी पर था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर, 5वां क्वेश्चन इस पर है। चलिए, माधवीपुरी बूच बनी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन। ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट पर निगरानी करता है, रेगुलेट करता है, उस संस्था की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बूच। तो ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसी महिला को ये चेयरपर्सन का पद मिला है। ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज में मैथमेटिक्स ग्रेजुएट हैं ये। IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया है और इससे पहले वो ICICI बैंक में कार्य करती थी। ठीक है। उन्होंने किसका जगह लिया है? तो उन्होंने अजय त्यागी जी का जगह लिया है, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया था। तो इतना याद रखना है कि भाई ये इनका नाम क्या है, क्यों प्रसिद्ध, क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि पहली महिला चेयरपर्सन हुई, किसकी जगह इन्होंने ली, ये याद रखना है, और इनका कुछ इतिहास कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और इसके पहले कहाँ पर थी। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप करेंगे। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की दूसरी महिला अध्यक्ष है। इन्होंने अजय त्यागी जी का स्थान लिया। बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर है। तो इतना ही कंटेंट था, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था। मैंने सिर्फ उतने कंटेंट को ही उठाया जो आप लोगों के लिए काम का है।
देखिए, कंटेंट होते ज़रूर हैं, अगर सारे कंटेंट को मैं ले लूं तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से वो सारे कंटेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे कि अनावश्यक तौर से आपका बर्डन बढ़ाया जाए और आपका समय भी खराब किया जाए। इसलिए फिर से एक बार कहता हूं कि सिर्फ वही कंटेंट को मैं उठाता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अगले वीक का इकोनॉमिक करंट अफेयर लेकर मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।